हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन, जहां हम डिस्कस करते हैं कुछ बेहतर। फ्रेंड्स, आज हम सीटेट पेपर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा जून 2011 का पेपर है। ठीक है, तो देख लेते हैं। हम आज से अपना पेपर सेकंड स्टार्ट किया है, सीटेट पेपर सेकंड। ओके, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। मतलब शिक्षक की किस रूप में सहायता करता है बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। सेकंड, शिक्षार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। थर्ड, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। फोर्थ, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि जो स्टूडेंट है उसकी जितनी भी इकोनॉमिकल जो बैकग्राउंड है उसको आप पहचानेंगे, इसलिए विकास के सिद्धांत आपको हेल्प करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो ये सामाजिक स्तर को पहचानना और आर्थिक स्तर को पहचानना, ये दोनों के दोनों ऑप्शन यही रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, बचे 2 ऑप्शन। सबसे अच्छा तरीका जो रहता है एलिमिनेशन का रहता है, हमेशा से मैं ये वाली बात बोलती आई हूँ। तो हमारे जब 2 ऑप्शंस निकल गए, अब बचते हैं 2 ऑप्शन। फर्स्ट हमारा मतलब जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा कह रहा है शिक्षार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। अब आप ये सोचिए, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना, इसमें क्या पढ़ना चाहिए, ये कहाँ से आ गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझने से क्या होता है, शिक्षकों को शिक्षार्थियों की जो विभिन्न अधिगम शैलियाँ हैं उनको प्रभावी रूप से समझने में, संबोधित करने में उन्हें सहायता मिलती है ना। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो शिक्षक होते हैं वो जो हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी होता है उसको पढ़ते हैं। और जो हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसी से बच्चे का जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, उसके विभिन्न पहलुओं की हमारे लिए जानकारी मिलती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा, सेकंड भी रॉन्ग होगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन मतलब एक स्टेटमेंट है यहाँ पर, एक नॉर्मल, कि जो पुरुष हैं वो स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ये जो स्टेटमेंट कैसा है आपको ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है सही हो सकता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। थर्ड ऑप्शन है बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। फोर्थ ऑप्शन है सही है। पहली बात तो ये कि हम सभी के सभी जो हैं वो ईश्वर की रचना है। ठीक है, और जहाँ पर भी आ जाए कि पुरुष स्त्रियों से अधिक बुद्धिमान है या स्त्रियाँ पुरुषों से अधिक बुद्धिमान है, तो कहीं पर भी आप कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो जहाँ पर भी आ जाए कि सही है वो ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। और दूसरी बात ये कि बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, तो बुद्धिमान होते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल पुरुष ही बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, हर तरह की जो बुद्धिमानी है ज़रूरी नहीं है कि पुरुष में ही हो, पुरुष ही बुद्धिमान है। तो ये हमारा ऑप्शन भी गलत हो गया कि बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है। तो बचा हमारा कौन सा ऑप्शन, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। इस तरह के हम बहुत सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं। ठीक है, और जहाँ पर भी स्त्री पुरुष को अगर कंपेयर करने की या अलग अलग करने की अगर बात आती है तो वहाँ पर हमेशा ही लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित किया जाता है। और एक टीचर को अपने क्लास में इस तरह का जो बिहेवियर है उसको बिल्कुल भी मतलब कि वो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी उसे अच्छा नहीं बताना चाहिए। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आप केवल बॉयज़ की साइड जा रहे हो या आप केवल गर्ल्स की साइड जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी एक टीचर को नहीं होना चाहिए। तो जो पुरुष जो हैं वो स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, अगर हम ऐसा कहेंगे तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट रहेगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसको पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। मतलब जो पुर्जे हैं उसके अंदर लगे हुए उन्हें देखने के लिए अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन है उस पर नज़र रखेंगे। सेकंड ऑप्शन है उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसके ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। थर्ड ऑप्शन है उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है इरफान को खिलौनों से कभी भी खेलने नहीं देंगे। तो पहली बात तो ये है
कि नज़र रखेंगे आप, कब तक आप नज़र रख लेंगे। बच्चे का अगर मन है अगर देखने का, उसके अंदर अगर जिज्ञासा है, तो आप इस तरह से उस पर नज़र नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, खिलौनों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, आप बच्चे को समझाएंगे और बच्चा समझ जाएगा। सीधी सी बात यह है, बच्चे को जिस काम को करने को मना करते हैं बच्चा वही काम करता है ना। और इरफान को खिलौनों से नहीं खेलने देंगे तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। भाई बच्चा है, खेलेगा तो है ही। तो यहाँ पर जो बात सही है वो ये है कि उसके अंदर जो जिज्ञासु स्वभाव है, जो भी उसके अंदर क्यूरियोसिटी है ना, उसको आप प्रोत्साहित करेंगे। और उसकी जो ऊर्जा है, जो भी उसके अंदर एनर्जी है, जो भी वो करना चाहता है, उसको आप एक सही दिशा देंगे कि बेटा आप यहाँ ये सब करने से अच्छा है आप ये काम करो, है ना। उसके अंदर जो जिज्ञासा है उसकी जिज्ञासा को ख़त्म करेंगे और उसके लिए एक सही दिशा हम उसके लिए आगे बताएंगे कि करना क्या है। ओके, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि इरफान जो है यहाँ से इस क्वेश्चन से ही पता लग रहा है कि वो एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का बालक है। और उसके सामने अगर खिलौना आता है या कुछ भी है तो वो तोड़कर उसके पुर्जे देखता है। तो इससे पता चलता है कि वो जानना चाहता है कि खिलौना कैसे करके काम करता है, किस तरह से चलता है, इसमें क्या क्या होता है। तो इस तरह से अगर आप एक टीचर हैं तो आपके लिए चाहिए कि आप उसका जो ये वाला नेचर है, जो बिहेवियर है, आप उसको प्रोत्साहित करें और उसकी ऊर्जा को एक सही दिशा दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है। मतलब कि एक टीचर है क्रिस्टीना, वो अपने बच्चों के लिए अपने क्लास को घुमाने ले जाती है, ठीक है। मतलब कहीं पर किसी जगह घुमाने ले जाती है और वापस आती है जब वहाँ से, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मतलब बातचीत करती है कि उन्होंने वहाँ पर क्या देखा, जैसे जो कुछ भी है। तो यह किसकी ओर संकेत करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन नंबर सेकंड है आकलन के लिए सीखना, थर्ड ऑप्शन है आकलन का सीखना, और फोर्थ ऑप्शन है सीखने का आकलन, ठीक है। तो ये ऑप्शंस हैं। यहाँ पर मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगी इस पर, लर्निंग फॉर असेसमेंट, लर्निंग ऑफ असेसमेंट और लर्निंग एंड असेसमेंट, इस पर पूरी एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन के लिए देखें तो ये क्या है, सीखने के लिए आकलन है। सीखने के लिए आकलन, हम आकलन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सीखना चाहते हैं, हम लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। सीखने के लिए आकलन है ये। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि क्रिस्टीना जो है वो बच्चों को, छात्रों को लिए भ्रमण पर ले जाती है, फिर वापस लाती है और उनसे उस पर चर्चा करती है। तो ये बताता है कि छात्रों ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान क्या क्या सीखा, ठीक है, क्या क्या सीखा, क्या क्या जाना, क्या क्या देखा। तो इससे छात्रों के लिए क्या हो सकता है, ये सीखने का आकलन, बिल्कुल ही सीखने के लिए आकलन हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि, मतलब जो स्टूडेंट है वो अपने में अलग है, अपने में एक स्पेशल है। तो इसका मीनिंग क्या है ये बताना है। शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उनके अपने लक्ष्य होते हैं। सेकंड ऑप्शन, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। थर्ड ऑप्शन, एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। फोर्थ है, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। तो बिल्कुल सही बात है। इससे पहले मैंने आपके लिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस चैप्टर जो आपके लिए पढ़ाया था, पूरे एक टॉपिक जो पढ़ाया था इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकती है, ठीक है। उसमें मैंने पूरा बताया था इंडिविजुअल डिफरेंसेस यही है कि हर किसी में अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, हर बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न होता है, कुछ ना कुछ उसमें अलग जो विभिन्नताएं हैं वो होंगी ही। भले ही दो जुड़वा बच्चे क्यों ना हो, जुड़वा भाई बहन क्यों ना हो, उनमें भी कुछ ना कुछ असमानताएं होती हैं। तो कोई भी जो दो शिक्षार्थी होते हैं उनकी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभाएं अलग अलग होती हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, मतलब एक क्रिएटिव जो आंसर राइटिंग होती है ना, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये बताना है। तो क्रिएटिव आंसर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विषय वस्तु आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। थर्ड है एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। फोर्थ है
प्रत्येक शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो एक सृजनात्मक उत्तर वहीं पर बन सकता है जहां पर मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होंगे। अब मुक्त उत्तर वाले प्रश्न क्या होते हैं? विषय वस्तु आधारित प्रश्न ये होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अगर एक चैप्टर पढ़ाया और उसमें बताया कि शीला एक 3rd क्लास की स्टूडेंट है और वो गाज़ियाबाद में रहती है, इस तरह से अगर एक मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया और उसके बाद मैंने उसी विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न बना दिया कि शीला कहाँ रहती है, तो आप यही बोलेंगे कि शीला गाज़ियाबाद में रहती है। हो गया ना आंसर। तो ये इस तरह के आंसर होते हैं विषय वस्तु आधारित प्रश्न। अच्छा, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न क्या होते हैं? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न ये होते हैं, हमने आपसे एक क्वेश्चन दिया है, बुद्धि क्या है समझाइए। बस एक स्टेटमेंट हमने आपको दे दिया है, बुद्धि क्या है समझाइए। तो हमने ये नहीं कहा है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। अब आप जिस तरह से उस बुद्धि को ले रहे हैं, जिस तरह से आप बुद्धि को जानते हैं, समझते हैं, उस तरह से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है, यहाँ पर किसी तरह की ना तो कोई बाउंडेशन है कि आपको एक लाइन में आंसर देना है या फिर विषय वस्तु पर आधारित है। यहाँ पर ये है आप क्या समझते हैं इस चीज़ से जो हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बस वो बताइए। ठीक है, वो हुआ मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। अच्छा, अत्यंत अनुशासित कक्षा। तो अत्यंत अनुशासित होने से यानी डिसिप्लिन अगर आप क्लास को कर देंगे, उससे तो बच्चा क्रिएटिव नहीं बनेगा ना। क्रिएटिव तब बनेगा जब वो अपनी लैंग्वेज यानी अपने थॉट्स, अपने विचारों को जब अपने पेजों पर, अपने पन्नों पर जब उतारेगा, तब वो क्या बनेगा? क्रिएटिव बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न जब वो लिखेगा, पढ़ेगा, तो ज़्यादा क्रिएटिव होगा। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। मतलब हमें किस बात के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, ये बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने, मतलब अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। सेकंड है, अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए। तो भाई अकॉर्डिंग टू मी ये दोनों काम तो अच्छे ही हैं कि आप दूसरे बच्चों के साथ अंतःक्रिया करें और सहगामी, पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं उनमें भी ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। नेक्स्ट है, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद कर लें। तो ये देखिए, ये जो उत्तर याद करने वाली बात है ना, ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि इस तरह से तो बच्चा क्या रटने पर फोकस करेगा ना। बच्चा रटने वाली बात आ गई यहाँ पर कि पता है कि हाँ टीचर इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप उनको बिल्कुल उत्तर याद कर लें। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने। तो देखिए, आप प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो आपको उसका उत्तर देना ही चाहिए। एज अ टीचर आपको उसका आंसर करना ही चाहिए। अगर आप एट रैंडम नहीं, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप उससे ये बोल सकते हैं कि हाँ हम आपको ये बाद में बताएंगे या थोड़ी देर में बताएंगे। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, लेकिन आप उसे मना नहीं कर सकते कि वो आपसे कक्षा के बाहर या कक्षा के अंदर आपसे प्रश्न ना पूछे, आपको उत्तर देना होगा। तो जो ऑप्शन इसका करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड। वेट, सॉरी ये रॉन्ग हो गया, इसका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट है। आप ये नहीं, मतलब इस बात के लिए आप बिल्कुल प्रोत्साहित ना करें कि जो टीचर पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, आप केवल उन क्वेश्चंस को बिल्कुल रट लीजिए, ये चीज़ गलत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसके लिए कौन सा उचित उपकरण नहीं है ये बताना है, मतलब कि ये कौन सा अच्छा टूल नहीं है, ये हमें आंसर करना है। फर्स्ट ऑप्शन है मौखिक प्रश्न, सेकंड ऑप्शन है सत्र परीक्षा, थर्ड ऑप्शन है प्रश्नोत्तरी और खेल, फोर्थ ऑप्शन है दत्त कार्य। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें और अगर हम फॉर्मेटिव, मैंने जो फॉर्मेटिव और समेटिव जो असेसमेंट आपको पढ़ाया था पहले, अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो जाकर देख लीजिए वीडियो। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें फॉर्मेटिव और सबमिटिव के अगर अकॉर्डिंग, तो सबमिटिव क्या होते हैं, ये एंड में होते हैं ना, लास्ट में होते हैं, और फॉर्मेटिव उससे पहले होते हैं। फॉर्मेटिव एक सुधारात्मक जो वे होता है वो होता है ना, एक इम्प्रूव कर सकता है बच्चा यहाँ पर, बट सबमिटिव में खुद को इम्प्रूव नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो बात है वो देखिए, मौखिक प्रश्न से भी बच्चे के लिए आप इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रश्नोत्तरी खेल से भी, दत्त कार्य मतलब होमवर्क वगैरह से। लेकिन यहाँ पर जो बात आ रही है ना सत्र परीक्षा चीज़ वही है असेसमेंट की, वो सॉरी समेटिव असेसमेंट। सत्र परीक्षा यानी कि जो सेशन लास्ट की जो हमारी एग्ज़ाम्स होते हैं वो किस में आएंगे, ऐसे में आएंगे। तो ये बिल्कुल भी सही उपकरण नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ये पूछा है कि कौन सा उपकरण
नहीं है, इस वर्ड पर ध्यान देना है, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। भारतीय समाज की जो बहुभाषिक विशेषता है उसको किस तरह से देखा जाना चाहिए। मैं इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन करा चुकी हूँ और एक नहीं कई बार बता चुकी हूँ कि क्वेश्चन रिपीट कभी नहीं होता सीटेट में, लेकिन पैटर्न सेम रहता है। अगर आप चीज़ों को समझ गए तो वही चीज़ें आती हैं घूम फिर कर, बस ये है कि क्वेश्चन चेंज हो जाएगा बस। तो बहुभाषिक विशेषता मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, मतलब जहाँ पर बहुभाषिक मतलब जहाँ बहुत सी भाषाएं बोली जाएं वो होता है बहुभाषिक, ठीक है। और ये जो होता है ये इस तरह जो हमारा समाज होता है ये कक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बच्चे को हर तरह की भाषा को सीखने का जानने का मौका मिलता है। तो ये एक क्या है, ये एक मतलब हमें इसे एक पॉजिटिव रूप में लेना चाहिए इसके लिए, ठीक है। ऑप्शन फ़िलहाल तो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। बिल्कुल सही बात है, जो हमारा विद्यालय जीवन है उसको समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में हमें देखना चाहिए बहुभाषिक विशेषता को। ओके, आगे ऑप्शन भी देख लेते हैं, हालांकि सही ऑप्शन यही है, आगे भी देख लेते हैं फिलहाल। सेकंड ऑप्शन, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। तो चुनौती किसी तरह की कोई भी नहीं है। शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने का कारक, तो जटिल अनुभव बिल्कुल भी नहीं है ये, ठीक है। ये एक बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक और अच्छा तरीका हो सकता है। लास्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। बाधा बिल्कुल नहीं है, तो लास्ट के 3 बिल्कुल रॉन्ग हैं हमारे ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं, यानी कि जब बच्चे सीखते हैं फिर भी जो कुछ कमियां रह जाती हैं, जो रिक्तियां रह जाती हैं, उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए, निदान मतलब आपने उन्हें डायग्नोस कर लिया, आपको पता चला कि हाँ भाई इस बच्चे में ये कमी है, आपने उसको डायग्नोस किया, तो डायग्नोस होने के बाद क्या होना चाहिए। सघन अभ्यास कार्य, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। ऑप्शन नंबर फोर्थ, समुचित उपचारात्मक कार्य। तो फ्रेंड्स, जब हम निदान कर लेते हैं किसी चीज़ का, जब हम किसी चीज़ को डायग्नोस कर लेते हैं, तो डायग्नोस के बाद किसकी बारी आती है, रेमेडी की। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर बच्चे के लिए जो रेमेडियल है ना, रेमेडियल वर्क आपको कराना है। जो बच्चे का रेमेडियल वर्क है वो आप जब कराएंगे तो उससे क्या होगा, बच्चा सीख पाएगा। और ये बच्चे के लिए जो बच्चे के अंदर रिक्तियाँ रह गई हैं, जो बच्चे के अंदर कमी रह गई है, उसको पूरा कर सकते हैं हम रेमेडियल क्लासेस और रेमेडियल वर्क देकर। अगर हम उसके लिए मतलब फिर से दोहराने के लिए कहेंगे या सघन अभ्यास करने के लिए कहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो क्लास में और बच्चों से पीछे रह जाएगा, है ना। हमें उसको उनके साथ भी चलाना है और साथ ही साथ हम उसको रेमेडियल देंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये हुआ इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा समुचित उपचारात्मक कार्य। अगर किसी को भी किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन समझने में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू सनशाइन नाम से जब आप चेक करेंगे तो वहाँ पर एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन करके अपनी बात कह सकते हैं और वहाँ पर भी आप जो मटेरियल है आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे ज़्यादा गहन और जटिल समाजीकरण किसका होता है, सोशलाइजेशन किसका होता है। तो स्टैनली हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था एक तूफान और संघर्ष की अवस्था है। अगर हम ये डेफिनेशन अगर एक याद रखते हैं तो ये डेफिनेशन मतलब एज इट इज़ रखी हुई कई बार पेपर में आ जाती है। यूपी टेट या अगर हम और अगर स्टेट लेवल टेट की अगर बात करें तो वहाँ पर ये इस तरह से आ जाती है डेफिनेशन, कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसे भी याद रखना चाहिए, ठीक है। तो गहन और जटिल समाजीकरण किसका होता है, अब मैंने आपको जब बता ही दिया, इतनी हिंट दे ही दी है, तब तो समझ तो आ ही गया होगा कि किशोरावस्था के दौरान ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है, मतलब कैसी सामाजिक संरचना माना जाता है ये बताना है। फर्स्ट है गौण, सेकंड है गत्यात्मक, थर्ड है स्थिर और फोर्थ है प्राथमिक। तो कैसी सामाजिक संरचना माना जाता है ये बताना है। तो कहीं ना कहीं आनुवंशिकता को एक स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। स्थिर मतलब देखो आनुवंशिकता है, जैसे कि आपको मतलब अपने जीन से जो चीज़ मिल गई, अब वो मिल गई है, वो उसमें कोई चेंज तो होना नहीं है, स्थिर हो गई ना, वो तो आपके अंदर आ गई, वो चीज़ तो आ गई है।
आप ये नहीं है कि समय के साथ साथ वो चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ हमको आनुवांशिकता के द्वारा मिली होती है वो हमारे अंदर फिर स्थिर रूप से संरचित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी कि जन्म से जो 2 वर्ष तक की आयु के दौरान होती है, बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है, मतलब सबसे ज़्यादा बेहतर क्या सीखता है यहाँ पर ये बताना है। अच्छा जी, तो सबसे पहले ये बताइए कि जो 4 स्टेजेस थी वो थी क्या, एक बार हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमारी थी सेंसरी मोटर स्किल, है ना, सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि इंद्रिय गामक अवस्था। सेकंड हमारी क्या थी, सेकंड हमारी थी क्या कहते हैं, सेकंड हमारी जो स्टेज थी पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है, और थर्ड हमारी थी मूर्त संक्रियात्मक, फिर थी अमूर्त संक्रियात्मक। हिंदी में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो फर्स्ट हमारी स्टेज थी सेंसरी मोटर स्टेज जो हमारी बर्थ टू 2 ईयर्स थी। सेकंड थी प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 to 7 ईयर्स थी। उसके बाद आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 to 11 ईयर्स थी। फिर हमारी आती है 12 to अप यानी कि 12 से ऊपर की जो स्टेज होती है वो, ठीक है, उसे हम कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये हमारी स्टेजेस थी। अब इसमें क्या बताया है कि बच्चा सबसे बेहतर क्या सीखता है 0 to 2 ईयर्स यानी कि जो हमारी फर्स्ट सेंसरी मोटर स्टेज थी उसमें। फर्स्ट ऑप्शन निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो बच्चा अगर इतना छोटा है तो वो क्या समझेगा, अब आप खुद सोचिए। आपने लोगों ने भी छोटे बच्चे देखे होंगे जो जन्म से केवल 2 ईयर्स तक के होते हैं, उनमें वो बच्चे क्या सीखते हैं, आप ये इन ऑप्शन से वो बताइए। सेकंड है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा। तो अमूर्त चिंतन तो कर ही नहीं पाएगा, निष्क्रिय शब्दों को भी नहीं समझ पाएगा। भाषा के नए अर्जित ज्ञान के प्रयोग द्वारा। 2 साल का बच्चा ठीक से बोलना नहीं सीख पाता है तो ज्ञान का प्रयोग कहाँ से सीखेगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। यस, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जो छोटा बच्चा है 0 to 2 ईयर्स का, वो इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा ही सबसे बेहतर सीख पाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। एक चीज़ ध्यान देनी है, क्या वर्ड है ये, नहीं करता है। तो नहीं पर पूरा फोकस रहने वाला है। समझ के लिए शिक्षण यानी कि समझकर आप शिक्षण करें, उसके लिए कौन सा इसको प्रदर्शित नहीं करता है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन नियम कैसे काम करता है, इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। ओके। सेकंड है समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। थर्ड है विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। एंड लास्ट है परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में व्यक्त करने के लिए विद्यार्थी को कहना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात है कि समझ के लिए शिक्षण को क्या चीज़ प्रदर्शित नहीं करती है। अब आप खुद देखिए कि अभी इससे पहले ही जस्ट मैंने बताया था कि जहाँ पर भी याद करने की अगर बात आएगी, रटने की बात आएगी, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो विद्यार्थियों को एकाकी तत्वों प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, ये चीज़ रॉन्ग हो जाएगी। और इस क्वेश्चन के लिए इन्होंने यही पूछा है कि कौन सा प्रदर्शित नहीं करता है, तो नहीं वाले में यही ऑप्शन आएगा और ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, मतलब पूरी तरह से केवल अवलोकनीय व्यवहार यानी कि जो ऑब्जर्वेशनल जो बिहेवियर है केवल उसी पर आधारित है, उसी पर बेस्ड है, तो वो कौन से सिद्धांत से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन विकासवादी, सेकंड ऑप्शन व्यवहारवादी, थर्ड ऑप्शन रचनावादी, फोर्थ ऑप्शन संज्ञानवादी। अब अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने बात की है अवलोकनीय व्यवहार यानी कि ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर है यहाँ पर, तो इसके लिए कौन सा भाई किस सिद्धांत पर आधारित होगा ये, तो सीधी सी बात है ये व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित होगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था। और अगर किसी को किसी भी तरह से समझने में, कुछ भी सीखने में अगर दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। और साथ ही आप अगर चाहें तो टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर न्यू सनशाइन नाम से आपको अपना चैनल मिल जाएगा और वहाँ पर आप अपनी क्वेरी, अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो फेसबुक पर भी आप सर्च कर सकते हैं न्यू सनशाइन नाम से, पूरा
आपको एक आईडी मिल जाएगी, तो न्यू सनशाइन पर आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स हमने स्टार्ट किया है सीटेट पेपर 2 के लिए, और जून 2011 का हमने आज पेपर देखा है, और हमारी ईवीएस बिल्कुल फिनिश होने वाली है, केवल क्लास 5th हमारा बचा है। उसके बाद हमारी ईवीएस भी कंप्लीट हो जाएगी, जो कि हम सीटेट पेपर 1 के लिए कर रहे थे। उसके बाद हम बहुत ही जल्दी अपने चैनल पर ज्योग्राफी की भी क्लासेस लाने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली हैं यूपी टेट के लिए और सी टेट के लिए, ठीक है। सभी के लिए यूज़फुल होने वाली हैं, क्योंकि वही जो सिलेबस है वही घुमा फिरा कर आता है। बस हाँ ये है कि जो हमारा सी टेट रहता है उसमें पेडागोजिकल सेक्शन भी आ जाता है कंटेंट के साथ साथ, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए हम आगे इसकी पूरी प्रिपरेशन करने वाले हैं अपने सोशल स्टडीज़ की, जिसमें हम सारे के सारे सब्जेक्ट को डीपली और अच्छी तरह से देखेंगे, जैसे कि हम आज तक देखते आए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, क्योंकि यूपी टेट का जो है नोटिफिकेशन आने वाला है अक्टूबर में ही। न्यूज़पेपर में ये चीज़ निकली थी, शायद आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। और साथ ही और भी न्यू वैकेंसीज़ आने वाली हैं, तो अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से तैयार रखिए। बाकी जैसी भी जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको मैं प्रोवाइड कराती रहूँगी। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।